हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 02 ऑफ योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ मैटर के बारे में। मेनली इसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। मींस पहले हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस को क्या कहेंगे। फिर लिक्विड किस तरीके से गैस में कन्वर्ट होता है, देन इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। फिर हम समझेंगे लेटेंट हीट के बारे में एंड फर्दर समझेंगे हम इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है बेटा वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक सॉलिड है लाइक आइस। अगर हम आइस को थोड़ा सा हीट दें तो बेटा वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, मीन्स मेल्ट होने लगेगा। फिर उसी लिक्विड को हम थोड़ा सा और हीट दें तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, मीन्स गैस में कन्वर्ट होगा। और इस तरीके से सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में एंड फर्दर लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में। और इसी कंडीशन को हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से मैटर की जो स्टेट होती है वो किस तरीके से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड को आपने हीट किया और हीट देने पर ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। तो जब सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा मेल्टिंग। क्या कहेंगे इसको? मेल्टिंग। फिर हमारे पास जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा गैस में और बेटा इस प्रोसेस को कहेंगे हम इवेपोरेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? इवेपोरेशन। मीन्स नॉर्मली है भाई, पानी है, पानी को गर्म करेंगे वो कन्वर्ट होगा गैस में, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे। एंड फिर फर्दर जो गैस है वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में और बेटा इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? हम कंप्रेशन कहेंगे। समझ में आई ये वाली बात? अब इन सब के एग्जाम्पल को वन बाय वन कर हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर कि इट्स व्हाट कि यहाँ पर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा ये सूरज है और सूरज ने क्या करा? वाटर को हीट किया और हीट करने की वजह से पानी उबला और उबल कर कन्वर्ट हो गया है गैस में। मीन्स इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास गैसेस थी और गैसेस को हमने ऊपर से कंप्रेस किया, कुछ इस तरीके से कंप्रेस करते जा रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और गैस कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में और इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड है और बेटा वो अगर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फिनाइल बॉल्स या कैम्फर होता है जिसको हम कपूर बोलते हैं। तो कपूर जो होता है वो मेल्ट नहीं होता है, मीन्स वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होता है। फिर अगर गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, मीन्स अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कंडेंसेशन। जैसे आपने देखा होगा मम्मी सुबह सुबह चाय बनाती है तो चाय का जो प्राई फैन होता है उसके ऊपर प्लेट रखी होती है। जैसे हम प्लेट को हटाते हैं तो उस प्लेट के निचली वाली सतह पर या इनर सरफेस पर हमको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखने मिलते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब चाय उबल रही थी वो उबल कर कन्वर्ट हुई, ठंडी हुई और ठंडी होने पर कन्वर्ट हो गई बेटा वो वाटर के अंदर और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? कंडेंसेशन कहा। फिर लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में और अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक है। तो समझ में आई ये सारी बातें? देखिए फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास ड्राई आइस है तो यहाँ पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, दैट मीन्स सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गैस है और गैस कन्वर्ट हो रही है बेटा लिक्विड के अंदर, दैट इज कंडेंसेशन। जैसा आपने देखा होगा एसी होती है तो एसी में से वाटर निकलता रहता है। अब ये थोड़ी ना हमने वाटर के पाइपलाइन को एसी में जोड़ रखा है। एसी क्या करती है कि जो रूम के अंदर एयर है उसको ठंडा करती है और ठंडा कर कन्वर्ट कर देती है वो लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे इमेज के अंदर आपको देखने मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आपने फ्रिज में से बोतल निकाली है और उसको कुछ देर के लिए रखा है तो आप देखते हैं कि जो बोतल है उसकी सरफेस पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ जाते हैं। सो दैट मीन्स उस बोतल के चारों ओर जो एयर थी वो ठंडी हुई और ठंडी होकर कन्वर्ट हो गई वो लिक्विड के अंदर, दैट मीन्स वहां पर कंडेंसेशन हुआ है।
देखिए बेटा, यहाँ पर देखने मिल रहा है हमको कि पानी है और पानी धीरे धीरे जमता जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर फ्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स वो टेम्परेचर जो किसी भी लिक्विड को जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट में द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइस है, तो आइस कन्वर्ट होता है वाटर में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या बेटा 32 फ़ारेनहाइट पर, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन पर। नेक्स्ट बात आता है फ्यूजन। तो फ्यूजन मीन्स व्हेन टू एटम्स कोलोइड टू क्रिएट अ हेवियर एटम, दैट नोन एज द फ्यूजन। मीन्स जब दो एटम आपस में कोलोइड होते हैं, टकराते हैं, तो उनके टकराने पर जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसी कंडीशन को हम फ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एटम्स है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो, देखो ये हमारे पास ड्यूट्रियम है और ये ट्राइटियम है, और ये दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने पर एक बड़ा एटम तैयार होगा, दैट मीन्स इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, फ्यूजन कहेंगे। मीन्स जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं या एक हैवियर एटम तैयार करते हैं, इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल पहले ट्राइटियम है फिर ड्यूट्रियम है, दोनों जुड़े, तो यही प्रोसेस क्या कहलाया बेटा, फ्यूजन कहलाया। तो ट्राइटियम है एंड ड्यूट्रियम है, दोनों मिलते हैं तो हीलियम तैयार होती है। ठीक है, देखो तो हैवियर एटम बना, दैट मीन्स यहाँ पर फ्यूजन हुआ है। नेक्स्ट बात आता है बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड उबलने लगता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड बोलते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 373 केल्विन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसा आपको देखने मिला है प्राइफैन में वाटर उबल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है या 373 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर उबलने लगा है। नेक्स्ट बात आती है लेटेंट हीट क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए। ऐसा मानो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया है प्राइफैन के अंदर, और पानी का जो अभी टेम्परेचर है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, स्टोव पर रखते हो पानी को और स्टोव को ऑन कर देते हो, और ऑन करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और 5 मिनट बाद हमने देखा कि टेम्परेचर हो गया है बेटा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स पहले कितना था 25, बट अब कितना हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर अब क्या हमने 10 मिनट और हीट दी इस पानी को, तब कितना हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। भाई पहले 25 था, 5 मिनट के लिए हीट दी, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर 10 मिनट के लिए और दी, देन मीन्स अब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आप 10 मिनट के लिए और हीट दे रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने चाहिए, बट होगा क्या, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर हमने थर्मामीटर डाला है तो अब भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है। मीन्स यहाँ पर हमने 10 मिनट्स दी और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, फिर 10 मिनट दी, मगर अब का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स हम तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर दे रहे हैं, मगर टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब कि जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद, वो कहीं ना कहीं छुप रही है, और कहीं ना कहीं छुप रही है। एक्चुअली कहाँ पर छुप रही है बेटा, एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के बाद पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो टूटने लगता है, और टूटने की वजह से पानी कन्वर्ट होने लगता है गैस में, मीन्स वेपर में। तो उन्हीं बॉन्ड को तोड़ने में वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद दी गई हीट एक तरीके से छुपने लगती है उस फोर्स को तोड़ने के लिए, इसीलिए उस हीट को बेटा हम छुपी हुई उष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब ये बच्चा कंफ्यूज है, मैंने तो आपको आंसर बता दिया है, बट ये बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, वही बेटा ये लड़की भी सोचने लगी, ये ऐसा क्यों है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो रीजन क्या है, हीट गिव कंटिन्यूसली, बट आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिव हीट स्टार्ट टू यूटिलाइज टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आई बात, कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद दी गई हीट
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करती है और यहाँ पर एक नया प्रोसेस चालू हो जाता है दैट नोन एज द इवेपोरेशन। तो हालांकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा अब तो इस बच्ची के भी समझ में आ गया, आपके तो समझ में आना ही चाहिए। नेक्स्ट बात आती है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होता है। देखिए 1 किलो लिक्विड को, ध्यान से सुने मेरी बात को, कि 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगती है उसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change 1 kilogram of liquid into gas, that heat is known as latent heat of vaporization। नेक्स्ट बात आती है बेटा फैक्टर इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स जब हम एक मैटर को दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो वहां पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए समझते हैं। आप ऐसे मानो कि आपने प्रेशर को अप्लाई किया, कहां पर आपने अप्लाई किया, मेनली फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी देखा है कि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्पेस है, तो अगर आप प्रेशर को अप्लाई करोगे तो गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाएगा और इतना हो जाएगा जितना लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पर गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स पर आपने और कंप्रेस किया या प्रेशर अप्लाई किया तो अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देन अब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। देखिए बेटा यहाँ पर मैंने यही समझाया है कि अप्लाइंग प्रेशर तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड अगर लिक्विड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, और अगर गैस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो समझ में आई बात कि आपका जो प्रेशर है, प्रेशर का क्या रोल होता है कि एक मैटर को किस तरीके से हम दूसरे मैटर में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा रोल है ना। सो इवेपोरेशन क्या है, अ फिनोमिना इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू द गैस, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन मीन्स द लिक्विड स्टेट ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज, दैट प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल लिक्विड था, इसको हमने हीट किया तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गया गैस में, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है इवेपोरेशन के, फॉर एग्जांपल द सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि आपने एक कपड़ा ले रखा है और उसको फोल्ड कर दिया है बहुत ज्यादा और वो गीला है। दूसरी कंडीशन, अब हमने एक कपड़ा लिया है जो बिल्कुल इतना ही बड़ा था जिसको हमने गीले कपड़े को फोल्ड कर रखा है। अब दूसरे कपड़े को हमने क्या करा, उसको फोल्ड नहीं किया, उसको हमने खोल दिया है और खोलने के बाद उसको सुखा रहे हैं। तो कब जल्दी सूखेगा वो कपड़ा, गीला कपड़ा, जब उसको फोल्ड कर कर रख रखा है या जब हमने उसको खोल कर रख दिया है। सिंपल बात है, जब खोल कर रख रखा है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि मम्मी जब कपड़े धोती है तो कपड़े जो गीले कपड़े होते हैं उनको पूरी तरीके से खोलती है, जब जाकर वो रस्सी पर सुखाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो जो वाटर है वो जल्दी जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर के अंदर जैसी हीट एब्जॉर्ब होगी तो वाटर कन्वर्ट होने लगेगा गैस में, एंड फर्दर जो वाटर है वो उड़ने लगेगा, मीन्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ने लगेगा, और जो हमारे कपड़े होंगे वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे। तो सरफेस एरिया मीन्स इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब यहाँ पर इवेपोरेशन रेट कम है, और यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर इवेपोरेशन रेट हाई है। नेक्स्ट टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जैसे आपको पता है सर्दी के मौसम में कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं जितने गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी भी उबलने लगता है, उबलकर इवेपोरेशन रेट भी हाई हो जाता है। ठीक है, विंड स्पीड, सिंपल बात है, अगर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही तो कपड़े नहीं सूखेंगे, दैट मीन्स इवेपोरेशन नहीं होगा। और अगर स्पीड ऑफ विंड मीन्स हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है सो दैट मीन्स कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मीन्स स्पीड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इवेपोरेशन में, कि इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको देखने मिल रहा है कि अगर स्पीड, हवा की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी एनहांस हो जाता है, और अगर स्पीड को कम कर दिया तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा।
नेक्स्ट बात आती है ह्यूमिडिटी। अब आपको पता ही है गर्मी में जल्दी सूखते हैं कपड़े या सर्दी में? सिंपल बात है, गर्मी में। क्यों? क्योंकि गर्मी के अंदर जो हवा होती है उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होती है, मीन्स उसमें ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होता, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि अगर हम सर्दियों की मौसम में हवा में देखें तो बेटा वहाँ बहुत मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इसीलिए सर्दी के मौसम में जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं है, जबकि गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे आप देखो ये मेघालय है, तो यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। जबकि आप राजस्थान जैसे एरिया में देखोगे तो वहाँ हवा में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, ड्राई एयर है। सो दैट मीन्स मेघालय में जल्दी से कपड़े नहीं सूखेंगे और राजस्थान में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड का भी अलग कंडीशन है और टेम्परेचर का भी अलग कंडीशन है। नेक्स्ट बात आती है बेटा कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। मीन्स इवेपोरेशन के क्या क्या कूलिंग इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हमारी शर्ट पसीनों से पूरी भीग चुकी है और अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगती है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पसीने जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं गैस में और फिर हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। चलो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो कि आपने अपने हाथ पर सैनिटाइजर लगाया फॉर एग्जाम्पल, एंड तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सैनिटाइजर में जाएगा और जैसे सैनिटाइजर में जाएगा तो सैनिटाइजर धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होकर बेटा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा तुरंत आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पसीना भी आता है और एकदम हल्की सी भी हवा लग जाए तो पसीने के साथ जब हल्की सी भी हवा आती है तो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। वही चीज़ समझाने की मैंने कोशिश करी है इस फ्लो चार्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए हैं तो पसीना आने की वजह से बॉडी में से जो टेम्परेचर निकल रहा है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा हमारे पसीनों के थ्रू, मीन्स स्वेट के थ्रू। फिर स्वेट जो है कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में और गैस में कन्वर्ट होकर वो उड़ जाएंगे, मीन्स हमारी बॉडी पूरी तरीके से सूख जाएगी और सूखने पर हमको ठंडा इफेक्ट मिलेगा जिसको हम इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहां से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।